बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदला जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किसी वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार में बदला जाता है। मतलब कोई वास्तविक संख्या दी गई हो जो हमें एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। वास्तविक संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं। वास्तविक संख्याएं पूर्णांक भी हो सकती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय संख्या भी हो सकती है। तो वास्तविक संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं कुछ a/b के फॉर्म में हो। अगर कोई वास्तविक संख्या a/b मतलब अंश बटा हर के रूप में हो और इसका हम दशमलव प्रसार करना सीखा थे पिछली क्लास में किसी वास्तविक संख्या का हम लोगों ने दशमलव प्रसार करना सीखा था। ये वो वास्तविक संख्या थी जो पूरी तरह से कट नहीं रही थी। मतलब कि अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो वो हमारा एक फ्रैक्शन नहीं बचेगा। जैसे वास्तविक संख्या ये भी एक हो सकती है 4/2। 4/2 भी हमारा एक वास्तविक संख्या होगी, लेकिन ये 4 2 से कैंसिल होके ये 2 दे देगा जो हमें एक पूर्णांक मिल जाएगा। जो वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार में आएगी वो ऐसी वास्तविक संख्या नहीं होगी, मतलब वो पूरी तरह से कैंसिल आउट होने वाली संख्या नहीं होगी। उसको दशमलव के टर्म में शो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमने कह दिया 5/4, ये हमारी ये वास्तविक संख्या है। अब इसका हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 5 को 4 से भाग करोगे तो 4 × 4, ये 1 बचेगा, दशमलव बाद लेके जाओगे 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 नहीं, 4 दूनी 8 बनेगा और ये हमारा बन जाएगा 2 और 4 5 20। तो ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट तो हुआ, लेकिन पॉइंट बार लेके जाना पड़ा। तो इसको हम दशमलव प्रसार बोलेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चेक करा। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले पिछला वीडियो चेक करें, पिछला वीडियो पहले देख लें, चीज़ें तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। एक दशमलव प्रसार हम लोगों ने और देखा था, अगर याद हो कि हमने एक ऐसा दशमलव प्रसार देखा था जिसका रिमाइंडर यहाँ पे तो r बराबर हमको 0 मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। एक दूसरे टाइप का दशमलव प्रकार देखा था जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं मिल रहा था। जैसे हमने कहा 1/3, और जब 1 को 3 से भाग किया तो ये कुछ ऐसे आता चला गया 0.3333 और ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमने इसको कह दिया था 0.3 बार। अब इसको हमने एक अलग अलग नाम दिया था। हमने कहा था इस प्रकार का दशमलव प्रसार जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं मिलता है, वो चीज़ रिपीट करती चली जाती है, उसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में करी थी। आज हम इसी से रिलेटेड एक और बात करने वाले हैं। हम कहेंगे इस बार कि कोई हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, उसको p/q के रूप में कैसे लिखोगे। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब हमें समझ में आता है कि वो संख्या पूरी तरह से कट नहीं रही है, इसलिए अशांत है। आवर्ती का मतलब हो गया कोई अंक या कोई ग्रुप ऑफ अंकों का समूह बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम आवर्ती बोलते थे। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब जो ये बात कह रहा है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना, इसके लिए हमें पहले कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। इसको ज़रा हम लोग देखते हैं। इसमें हमें कुछ पॉइंट पहले क्लियर करना पड़ेगा। एक तरफ हम लोग पॉइंट थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई नंबर दिया गया हो, 0.33333 और अब हमसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि ये नंबर p/q के रूप में कैसे लिखोगे। यही तो अशांत आवर्ती दशमलव है। ये अशांत आवर्ती दशमलव है और हमसे कहा गया कि ये बताओ ये नंबर p/q के रूप में कैसे लिखोगे। या इसी बात को एक तरह से और दे सकता है 0.3 पे बार। तो बार का मतलब ही हो गया ये अंक बार मतलब बार आ गया तो मतलब बार, बेसिक बात है, फंडामेंटल। तो
ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसको दशमलव प्रसार को कैसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, ये बात हमको सीखनी है। तो अब बात नंबर 1, जो हमें यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं कुछ। पहला पॉइंट कहता है कि जो भी हमें दशमलव प्रसार दिया गया है, जो भी हमें ये टर्म दिया गया है 0.33 या कुछ भी जिसमें चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं और वो अशांत है। दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं और अशांत है, क्योंकि यहाँ पे हमने अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किया है, शांत वाले का जिक्र नहीं किया यहाँ पे। तो सबसे पहले दी गई संख्या को, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमें नंबर दिया गया था उसको हमने यक्स के बराबर मान लिया। ठीक, अब जैसे मान लो कि ये हमें नंबर दिया गया था, कहा नंबर हमको दिया गया था 0.33333 या 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखो, P/Q के रूप में व्यक्त करो। ये बात मान लो हमको दी गई थी। हम कैसे इसको सॉल्व करते? तो सबसे पहले हमें जो भी चीज़ दी गई थी उसको हम x के बराबर मान लेते। तो हमने देखा कि x बराबर 0.3333 एंड सो ऑन, या ऐसे भी दिया हो सकता था x बराबर 0.3 बार, जिस भी रूप में दिया हुआ हो वैसे ही लिख लेते हैं। तो हमने कहा दिए गए जो दशमलव प्रसार को हमने x के बराबर मान लिया, बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे? दूसरी बात हमारी कोशिश ये होती है कि अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, बात समझना बड़े ध्यान से, हमने कहा अगर इस फॉर्म में दी गई हो चीज़ तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अगर इस फॉर्म में दी गई हो तो इस फॉर्म में लिख लेंगे, और अगर इस फॉर्म में दी गई हो तो दैट्स वेरी गुड। तो हमने कहा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, उसके बाद अब हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ दशमलव के बाद रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद जिस नंबर के ऊपर बार लगा है या जितने नंबर के ऊपर बार लगा है, हमने कहा दशमलव के बाद कितने नंबर के ऊपर बार लगा है जो रिपीट कर रहा है, तो 1 अंक था। दशमलव के बाद 1 अंक था जो रिपीट कर रहा था। तो हमने कहा इसको हम एक बार दशमलव के बाईं तरफ लेके आएंगे, मतलब इस 3 को दशमलव के बाईं तरफ लेके आएंगे या इस दशमलव को 3 के दाईं तरफ लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव को 1 अंक दाईं तरफ शिफ्ट कराना पड़ेगा। और बेटा हम लोग जानते हैं कि किसी भी दशमलव को 1 अंक दाईं तरफ शिफ्ट करवाने के लिए क्या करते हो? उस दी गई संख्या में 10 का गुणा करते हो। लेकिन यहाँ पे तो कोई अकेली संख्या थी नहीं, यहाँ पे तो हमारी एक इक्वेशन थी पूरी। यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन थी, तो हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन में 10 का गुणा करा देंगे। हमने कहा इस पूरी इक्वेशन में 10 का गुणा करा देंगे। लिखोगे कैसे? तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, 10 से गुणा कराने पर, तो बेटा जब 10 से गुणा करोगे इसमें तो बनेगा क्या? देखो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने के बाद जब समीकरण में गुणा होता है बेटा, तो बात समझ लो ये दोनों पक्षों में गुणा होता है, x में भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो हमने कहा x में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x और इक्वल्स 0.333। तो यहाँ पे जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमारा मकसद पूरा हुआ। हमने कहा जितने नंबर पे बार लगा है उस नंबर को दशमलव के 1 बार बाईं तरफ शिफ्ट कराएंगे। एक बार जिस पे बार लगा है उसको 1 बार बाईं तरफ शिफ्ट कराएंगे, बाकी बार वाला दाईं तरफ रहेगा। अब हम क्या करेंगे? अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। हमने कहा समीकरण 2 माइनस का समीकरण नंबर 1। तो जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करोगे तो ये बनेगा क्या? ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स। देखो जब x वाले को घटाएंगे 10x माइनस एक्स दैट मीन्स 9x, और इसको घटाओगे। देखो आप लोग एक काम और कर सकते हो कि इस दोनों समीकरणों को अलग अलग लिख लो। चलो हम लिखे दे रहे हैं एक बार।
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, हम दोनों समीकरण लिखे दे रहे हैं। तो हमने कहा 10x बराबर 3.3333 एंड सो ऑन, और x इक्वल्स 0.3333 एंड सो ऑन। तो अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद जो चीज़ थी वो सेम थी, दशमलव के बाद ये चीज़ सेम थी। एक बच्चा सोचेगा सर ये दशमलव के बाद वाली चीज़ आपने 1 3 को तो पीछे कर लिया। बेटा फिर वही बात कि 1 3 को यहाँ पे अनंत 3 थे, यहाँ पे एक समुद्र भर के पानी था, तुम 1 लोटा पानी अपने घर उठा लाए। अब बोलो सर समुद्र का जलस्तर तो घट गया होगा। बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हारे 1 लोटे या 1 बाल्टी पानी से समुद्र का जलस्तर घटने लगे तब तो समुद्र सूख जाएगा, 2-4 लोग अगर चले जाए तुम्हारे जैसे। तो यहाँ पे 1 3 बाहर कर लेने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी ये अनंत ही रहने वाला है। तो अब देखो दशमलव के बाद वाली चीज़ें सेम है, दशमलव के बाद वाली चीज़ें सेम है, तो ये यहाँ से माइनस होकर 0 आ जाएगी। दशमलव के बाद वाली चीज़ 0 आ गई। दशमलव के पहले पूर्णांक वाली चीज़ ये देखो 3, और यहाँ पे पूर्णांक में क्या है 0, तो 3 - 0 दैट मीन्स 3 आ गया। ये तो हो गया 3, और यहाँ 10 में से 10x में से 1 x को माइनस करोगे तो ये 9x हो गया। अब यहाँ पे जो हमको मिला 9x इक्वल्स 3, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा 9/3/9, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 1/3। x इक्वल्स 1/3। और बेटा शायद यही कुछ तो हम लोगों ने 1/3 अभी पिछले लेक्चर में जब देखा था, 1/3 का दशमलव प्रसार किया था तो ये आया था। अब इसका हमने जब p/q के रूप में लिखा तो 1/3 आ गया, और ये हमारा हो गया p/q फॉर्म, p/q रूप। ठीक, तो हम किसी दशमलव संख्या को, किसी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को, किसी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में या परमेय संख्या के रूप में लिख पाए। कैसे? ये प्रोसीजर के थ्रू। ये बात नंबर 1 हमारी कब बनी? ये कंडीशन नंबर 1, जब दशमलव के बाद वाले अंक पे बार लगा हो, तब की बात। दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक बार लगा था। हमने इसको सॉल्व कैसे किया? हमने कहा भाई पहले जो दिया गया नंबर था उसको x के बराबर मान लो। x के बराबर मानने के बाद एक काम करो कि जितने नंबर पे बार लगा है, जितने नंबर में बार लगा है उसको दशमलव के एक बार, कम से कम जितने नंबर में बार लगा है उसको कम से कम एक बार दशमलव के बाईं तरफ लेके आओ। दशमलव के बाईं तरफ लेके आया। यहाँ पे 3 एक ऐसा नंबर था जिसपे बार लगा था, हमने 3 को एक बार दशमलव के बाईं तरफ ले लिया, तो ये हो गया 3.333 एंड समथिंग। अब ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। इक्वेशन नंबर 2 में से एक को माइनस कर दिया एंड सो ऑन करते हुए हम यहाँ से फाइनल आंसर निकाल पाए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो क्वेश्चन नोट कर लो। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे। जरा देखो, बढ़ते हैं आगे। बेटा एक अगली बात, अगला क्वेश्चन निकल गया है कि संख्या 0.235 का p/q रूप, 0.235 का p/q रूप। अब यहाँ पे जो पहली बात हम लोगों ने करी थी, हमने कहा कुछ भी दिया हो उसको तो पहले x के बराबर मान लो। तो हमने मान लिया, माना x बराबर 0.235। अब देखो यहाँ पे 35 पे बार लगा है, 35 पे बार लगा है, तो क्या कर सकते हो, इस बार को हटा दो, इस बार को हटा दो और 35 35 एंड सो ऑन लिख दो। ये इक्वेशन नंबर 1। ये बात हमारी ख़त्म हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक बात और नोटिस करनी पड़ेगी। हमने कहा था दशमलव के बाद हमें केवल वही संख्या चाहिए जिस पे बार लगा हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बार तो 35 पे लगा था, मतलब जो चीज़ रिपीट हो रही है दशमलव के बाद हमें केवल वही चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 एक ऐसी संख्या थी या 2 एक ऐसा नंबर था जो रिपीट नहीं हो रहा था, फिर भी ये था। तो हमने कहा यार ऐसा तो कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा 2 को तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे, पहली बात। तो अब
हमें दशमलव के बाद केवल और केवल बार वाले अंक चाहने के लिए, बार वाली संख्या चाहने के लिए हम इस 2 को हटाएंगे। इस 2 को हटाने के लिए हम इसको दशमलव के लेफ्ट में ले आए ना, तो अब दशमलव के लेफ्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दशमलव को 1 अंक राइट लेके जाना पड़ेगा और दशमलव को 1 अंक दाहिनी तरफ खिसकाने के लिए किसी संख्या को 10 से गुणा करना पड़ता है। भाई 1 अंक खिसकाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ता है, 2 अंक खिसकाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, 3 अंक खिसकाने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो जरा देखो, अब हम कहेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ये बात हमें लिखनी पड़ेगी बेटा कॉपी में। गुणा करने पर जब 10 का गुणा करोगे इसमें, तो पूरे समीकरण में गुणा करोगे, इस पूरे इक्वेशन में गुणा करोगे, गुणा x में भी होगा और गुणा इसमें भी होगा। तो x में गुणा करोगे तो हो जाएगा 10x, ये बराबर हो जाएगा, अब ये दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2.353535 एंड सो ऑन। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये हमारे काम की चीज़ बनी, ये हमारे काम की चीज़ बनी, मतलब ये दशमलव के बाद अब बार वाली संख्या आ गई, रिपीटिशन वाला नंबर आ गया, ये 353535 बार बार रिपीट कर रहा था। अगली बात हम क्या करते थे, यन क्या है, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है हम उतने 10 टू दी पावर n से गुणा करके उस अंक को दशमलव के बाईं तरफ खिसका लेंगे। मतलब दशमलव के दाईं तरफ हमें वही अंक चाहिए होंगे, वही संख्या चाहिए होगी जो रिपीट कर रही हो या जिस पे बार लगा हो। ये बात क्लियर हो गई। बात नंबर 2 हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर दशमलव के बाद कोई अंक या कोई संख्या ऐसी मिल जा रही है हमको जिस पे बार नहीं लगा है या जो रिपीट नहीं कर रही है, जैसे यहाँ पे 2 था, तो ये क्या करेगा, हम सबसे पहले इस जो ना रिपीट होने वाली संख्या है इसको दशमलव के बाईं तरफ लेके आएंगे। एक बच्चा सोचता है कि सर क्या ये 2, 3, 5 और यहाँ पे नहीं हो सकता कहीं पे? नहीं बेटा, जो ना रिपीट होने वाली संख्या है वो हमेशा दशमलव के जस्ट बाद ही होगा, वो कहीं बीच में नहीं आएगा ना रिपीट होने वाला नंबर। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि ये नंबर कहीं बीच में आ जाए, नहीं। जो रिपीट होने वाला एक बार 35 शुरू हो गया, 35 शुरू, 35 तो बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो रिपीट नहीं कर रहा है। ना रिपीट होने वाला नंबर हमेशा दशमलव के जस्ट बाद ही आएगा। तो ये बात हमको पता लग गई। हमने कहा अब ये हमारे काम की इक्वेशन बन गई। हमारे काम की इक्वेशन वो होती है जिसमें दशमलव के बाद केवल और केवल रिपीटिशन वाले ही अंक हों, जिसमें केवल और केवल रिपीट होने वाली ही संख्याएं हों। ये बात बन गई। तीसरी बात हम करते हैं अब समीकरण 2 में हम कहेंगे जो अंक रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 35 रिपीट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार ये दशमलव के बाईं तरफ आए या इस दशमलव को एक बार हम ऐसी इतनी दूर शिफ्ट कराएं कि एक बार रिपीट होने वाला अंक अंदर ले लें। तो हमने कहा कि भाई ये 35 रिपीट हो रहा था तो इसको हम दशमलव के बाईं तरफ लेके आएंगे या इस दशमलव को हम यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 2 में हमें 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में 100 का गुणा कराने पर 100 का गुणा करने पर जब समीकरण 2 में 100 का गुणा करोगे तो देखो बेटा समीकरण बन क्या जाएगा, ये हो जाएगा 10x में 100 का गुणा करोगे वो हो जाएगा 1000x बराबर 235.3535 एंड सो ऑन। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब इसको यहीं पे घटा लो यार, अलग अलग नहीं घटाऊंगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिख के कर सकते हैं, बट आपकी मर्जी। हमने कहा 1000x में से 10x को घटाओगे तो ये बन जाएगा 990x बराबर। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद वाले अंक सेम, दशमलव के बाद वाले सेम, तो अब
इसमें से इसको घटा रहे हो तो यहाँ से ये वाला टर्म इससे सेम है दोनों, तो जीरो हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद वाला जीरो बन जाएगा। दशमलव के पहले वाला जरा देखो, 235 में से 2 घटाओगे, 235 में से 2 घटा रहे हो तो 233 आ जाएगा, 233 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो 233/990। अगर बेटा ये चीज़ फिर से सरल हो रही है तो इसको सरल कर लो, अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। अब देखो नीचे वाला नंबर किससे कटेगा भाई, 11 से 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है या 11 से कट सकता है। तो ऊपर वाला नंबर ये 3 से कट रहा है, नहीं, 3 से 21, 2 23, 3 से नहीं कटेगा। 9 से, 9 दूनी 18, 5 23, 9 से भी नहीं कट रहा है। 11 से तो कोई सवाल ही नहीं कटने का, मतलब ये नंबर फिर से कट नहीं रहा है और यही हमारा नंबर p/q के रूप का आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मतलब हमने कहा 0.235 बार को जब हमने p/q के रूप में शो किया तो वो हमारा बना 233/990। ठीक, इतनी बात क्लियर है, तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो कर रहा है 0.00323232 एंड सो ऑन को p/q के रूप में व्यक्त करो। तो जब ऐसी बात दी होती है तो हम क्या करते थे, हमने कहा कि जो हमें ये नंबर दिया गया है सबसे पहले इसको x मान लो। तो हमने कहा x बराबर 0.00323232 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब जो हम सबसे पहले सोचते हैं, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि क्या ये नंबर जो दिया गया है इसमें दशमलव के बाद केवल वही वाले अंक हैं जो रिपीट कर रहे हैं या जिन पे बार लगा है। तो हमने कहा यार देखो, ये वाला रिपीट करने वाले अंक तो 32 32 32 थे, मतलब बार इस 32 पे लगा है, लेकिन यहाँ पे ये 00 क्या कर रहा है, ये हमारा काम बनने नहीं देगा। मतलब ये चीज़ अभी उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमको चाहिए थी। एक सेकंड पानी। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे जिस फॉर्म में हमें इसकी ज़रूरत है। मतलब दशमलव के बाद केवल और केवल रिपीटिशन वाले अंक होने चाहिए, रिपीट होने वाले नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमको 00 हटाना पड़ेगा। तो 00 हटाने के लिए करोगे क्या 00 को निकाल के बाहर फेंक दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, हम दशमलव को शिफ्ट करेंगे 00 के बाद यहाँ पे कहीं, मतलब दशमलव को 2 अंक दाहिने तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। नंबर नहीं चलता, चलते दशमलव हैं, लेकिन हम बोल जाते हैं कि 32 को पीछे लेके आते हैं, हम वो दशमलव को दाएं और बाएं खिसकाते हैं। हमने कहा दशमलव को 2 अंक राइट शिफ्ट करने के लिए समीकरण 1 में 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पे हमको मिलेगा क्या, जरा देखो। जब इसमें 100 का गुणा करोगे तो अब ये पूरे समीकरण में गुणा होगा, तो ये x में 100 का गुणा हो जाएगा, 100x बनेगा। 100x बराबर, इसमें 100 का गुणा करोगे दशमलव हमारा 2 अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा फिर से 0.323232 एंड सो ऑन। समीकरण नंबर 2। एक बच्चा सोचेगा सर 3 बार 0 क्यों नहीं लिखा? अरे यार 3 बार लिखो 13 बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दशमलव के पीछे कोई अंक तो हमारे पास है नहीं, 0 ही है, तो हमने इसीलिए नहीं लिखा। तुम 3 बार लिख सकते हो, 3 बार लिखने की बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा स्मार्ट बनो भाई। दशमलव के बाद 0 ही तो है, तो उसको 3 बार लिखने का क्या मतलब है? 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 10 बार लिखो, रहेगा तो 0 ही, क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया 0.323232 एंड सो ऑन। अब
ये हमारे काम की इक्वेशन हुई। जिस फॉर्म में चीज़ हमको चाहिए थी, मतलब जिस फॉर्म में हमें ज़रूरत होती है, तो हमें इसी फॉर्म की ज़रूरत होती है कि दशमलव के बाद केवल रिपीटिशन वाला अंक चाहिए, और अब हमें रिपीटिशन वाला अंक मिला है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं थी, ये हमारे काम की चीज़ नहीं थी जिसको हमने माना था। हमने उसको अपने काम की चीज़ के रूप में बनाया। कैसे? हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराया, ये 100x बराबर समथिंग जो मिला। अब जो हमारा अगला काम होता है, हम ये कहते हैं कि जो अंक रिपीट कर रहा है, जो अंक रिपीट कर रहा है या जो संख्या रिपीट कर रही 3232, तो एक बार उस ग्रुप ऑफ रिपीटिशन को हम दशमलव के बाईं तरफ लेके आए, मतलब दशमलव को एक बार हम दाईं तरफ खिसका लें। तो अब यहाँ पे देखा कितने अंक रिपीट कर रहे थे? 2 3 2 3 2, 2 अंक थे जो रिपीट कर रहे थे। तो हम दशमलव को क्या करेंगे? 2 अंक दाईं तरफ खिसकाएंगे, फिर से दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ खिसकाएंगे। तो अब दशमलव को दाईं तरफ खिसकाओगे तो क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में 100 का गुणा कराना पड़ेगा। बच्चा सोचता सर 1 में क्यों नहीं गुणा करा रहे हो? बेटा ये हमारे काम की इक्वेशन नहीं थी, हमने मान तो लिया था इसको, लेकिन देखो हमारी कंडीशन नहीं पूरी हो रही थी। हमें दशमलव के बाद केवल रिपीटिशन वाले अंक चाहिए थे, और इसमें तो ऐसे भी अंक थे जो रिपीटिशन नहीं शो कर रहे थे। तो इसीलिए हमने अपने फॉर्म में बनाया, इसको 100 से गुणा करके दशमलव के बाद केवल रिपीटिशन वाले अंक बनाए। तो ये हमारे काम की इक्वेशन हुई। काम हम इसके साथ करेंगे, अब इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये हमारा काम खत्म, वो काम निकलवा दिया, तुम चलो किनारे। तो अब हमें क्या करना है? अब फिर दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ ले जाने के लिए समीकरण 2 में फिर से हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब समीकरण 2 में 100 से गुणा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। इस 100 में 100 का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 10,000 x, और ये बराबर हो जाएगा, जब इसमें 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 32.32 एंड सो ऑन। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाओगे, 1 को मत घटा देना, क्योंकि 1 हमारे काम की नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस बना दिया। तुम्हें क्रॉस नहीं बनाना है। हमें काम की इक्वेशन मिली 2 और 3, तो 2 और 3 पे बाकी का काम करेंगे। तो हम समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तो देखो ज़रा, 10,000 में से 100 को घटा लोगे तो क्या बनेगा? 9,000। 10,000 में से 100 को घटा रहे हो तो 9,900 बन जाएगा। 9,900 बराबर, अब इस 32 में से 32.323232 में से 0.323232 घटाओगे तो ये बन जाएगा 32, और यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे, x बराबर हमारा 32/9,900। ये कैंसिल होगा, कैंसिल होके ज़रा देखो बनाएगा क्या। तो अब ये 4 से कट जाएगा क्या? ज़रा देखो, 4 दूनी 8, 1 9 बन गया 19, 4 चौक 16, 3 19, 4 7 28, 4 5 20, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 1 9, फिर 4 चौका 16, 3 19, 4 7 28, 4 5 20, 4 8 32। ये हमारा हो गया 8/2475। क्या फिर से ये कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, क्योंकि 8 हमारा केवल 2 या 4 से कटेगा, और नीचे वाली संख्या ना तो 2 से कट रही ना तो 4 से कट रही है। तो ये हमारा P/Q का रूप हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो इस तरह से चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, और यही हमारा प्रोसीजर है सॉल्व करने का। तो खैर बहुत कठिन तो नहीं है, बस एक बार क्या है, स्टेप वाइज चीज़ों को समझ लेना है कि अगर दशमलव के बाद वाले अंक पे सीधा सीधा बार लगा है तब तो जो इक्वेशन बनाई वो हमने काम की हो गई। लेकिन अगर दशमलव के बाद वाले अंक पे बार नहीं लगा है और भी अंक हैं तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए होगी उसमें तो दशमलव के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार लगा होना चाहिए। और हम लेट क्या कर लेते हैं, जो इक्वेशन दी गई है उसी फॉर्म में x को लेट कर लेते हैं। तो हमें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को प्राप्त करना है। एक बार ये इक्वेशन मिलने के बाद इसको भूल जाते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन से अपना काम शुरू करते हैं और हम कहेंगे भाई अब हमारा
जो उद्देश्य होगा, हम कोशिश करेंगे कि बार वाला बार वाला अंक, बार वाली संख्या दशमलव के दूसरी तरफ शिफ्ट हो। तो जब ये दशमलव के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, मतलब 32 32 32 एंड सो ऑन, और उसके बाद हम बाकी की प्रोसेसिंग करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो इस बात को एक बार समझ लो, एक बार समझ में आ गया तो ये काम कर जाता है। खैर, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इस बात को एक बार नोट कर लो, एक बार समझ लो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनता है। बाकी का काम शीट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग PDF लोड करो, वहाँ पे आपको एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम पढ़ाया जाएगा, चीज़ें आपको बेहतर लेवल तक प्रोवाइड कराई गई हैं। आप PDF में जाके क्वेश्चन डाउनलोड करो, या तो उसको आप क्या करो, अपना कॉपी करके आप किसी नेट साइबर कैफ़े से उनको निकलवा लो। जो बच्चे हमारे यहाँ जॉइंट हैं, जो बच्चे पेड क्लास कर रहे हैं, उनको वो हार्ड कॉपी उनके घर पे पोस्ट की जाती है। जो बच्चे मान लो फ्री ऑफ कास्ट क्लास कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए फ्री में दिया जा रहा है कि वो PDF में जाके शीट डाउनलोड कर लें और उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा के उसकी एक हार्ड कॉपी अपने आप से बना लें। उनका कोई खर्च नहीं आएगा, और निकलवाने के लिए मुश्किल से ₹1 एक कॉपी का पड़ता है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको आगे पढ़ के कुछ करना है तो, और अगर केवल बोर्ड पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट देख लो, अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप कॉन्सेप्ट केवल पढ़ रहे हो तो इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, आपका बोर्ड तो नहीं रोक पाएगा आपको, बोर्ड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करवा पाएगा। अगर आपने ईमानदारी से केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और अगर आपने सीट लगा लिया तो आप किसी अच्छे कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। खैर, बाकी आपकी मर्जी। बेटा जो बच्चे इस मेरी वीडियो को समझ पा रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे या कमेंट में अपना नंबर, अपने नाम के साथ अपना नंबर ज़रूर भेजें, ताकि उनको व्हाट्सएप से लिंक कर दिया जाए। और जो भी यहाँ से अगर वो बच्चे बेहतर कर रहे हैं, वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको ऐड करके उनको जो भी उनके लायक ज़रूरी आवश्यक चीज़ें, आवश्यक सामग्री हो सकती हैं, उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप लोग एक काम करो कि अपना नंबर सिस्टम से लिंक करवा दो। एक बार आप लोग सिस्टम से लिंक रहोगे तो आपको चेक किया जाएगा आपका स्टेटस क्या है। आपका स्टेटस अच्छा हुआ तो आपको यहाँ से जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कुछ पेड सुविधाएं हैं, कुछ अनपेड सुविधाएं हैं, तो जो भी मतलब आपके लिए बेटर होगा तो वो आपको करवाया जाएगा। अब क्लास पेड लेने के लिए आप लोग नीचे नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है क्लास का, जो भी आपके ऑफलाइन क्लास में चार्ज होता है उससे बहुत कम चार्ज है, और उससे बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अगर आप चाहें पेड क्लास लेना तो आप पेड क्लास ले सकते हो। उसके लिए आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है उस पर कॉल करना पड़ेगा, आपको ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप एक बार फ़ोन करके बात ज़रूर कर लें। बाकी आप क्लास करें, मतलब पेड क्लास लें या ना लें, वो आपकी मर्ज़ी। आपको फ्री क्लास दी जा रही हैं, कम से कम फ्री क्लास तो पढ़े ही। अपरमेय संख्या के बारे में भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, और हमने ये बात बताई थी कि वे संख्याएं जो ना तो ख़त्म होती हैं, मतलब रिपीट तो हो रही नंबर तो रिपीट होंगे, लेकिन उनके रिपीट होने का कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई तारतम्य नहीं होता है। जैसे मान लो कोई नंबर रिपीट हो रहा दशमलव के बाद 0.325 0.325 डबल जीरो आ गया या ट्रिपल जीरो आ गया, 3 6 7 2 5 1 0 0, मतलब यहाँ पे देखो रिपीट तो नंबर होंगे, क्योंकि भाई नंबर तो हमारे पास 0 to 9 ही होते हैं, तो 9 डिजिट के बाद तो नंबर रिपीट होना है, लेकिन उनके रिपीट होने का कोई सीक्वेंस नहीं होता। यहाँ पे 3 2 5 के बाद 0 आया, फिर 3 2 5 के बाद डबल जीरो आ गया, फिर मतलब यहाँ पे सीक्वेंसली नंबर रिपीट नहीं होते। तो ऐसे नंबर को हम अपरमेय संख्या बोल देते हैं। ये ऐसे नंबर को अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बोला था, ऐसे नंबर को हम अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बोलते हैं।
एक बात हमारी आती है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्याओं को दिखाते हैं। और हम लोगों ने दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालना हम लोगों ने सीख ली है। अब अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या निकालते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं तक, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।